प्रस्तावना प्रस्तावना पीटी का भी मुद्दा है, मेंस का भी मुद्दा है। पीटी में भी कभी कभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आता है। तो भारतवर्ष के भीतर जितने भी परीक्षाएं हुई है, प्रस्तावना से क्वेश्चन रहा ही है। पूछने के तरीका हर एग्जामिनेशन के नेचर के हिसाब से होता है। तो प्रस्तावना सबसे पहले आप एक भारतीय होने के नाते अपने संविधान को समझने के लिए उसका मूल भाव यह स्मरण में रहना चाहिए। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास व समता प्रतिष्ठा और अवसर व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा ने जब ये भारत का प्रस्तावना को स्वीकार करता है 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के पटल पर रखे थे और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। यहीं से भारत का संविधान बनने की आरंभ मूलतः हो जाती है कि भारत का संविधान कैसे बनना है। इसका जो निहित व्यवस्थाएं थी, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरलाज के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अर्थात प्रस्तावना भाग है व नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान आरंभ यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर ये 73 में से संदेश प्राप्त होता है, यानी 23 वर्ष इस सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रस्तावना क्या चीज है। इस प्रस्तावना का पहला शब्द बड़े ही गरिमा से लेकर अंतिम शब्द तक उसको तिरोहित किया गया है, जो भारतीय संविधान का दर्शन का विषय बन जाता है। दर्शन का, चूंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी मेंस में आता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मौलिक दर्शन को समझावे, दार्शनिक बिंदुओं को समझावे, उदात्त मूल्यों को समझावे। तो हर एक वस्तु का एक मूल्य है। सच कहने में प्रस्तावना के इसी सारे शब्दों को आधार बनाकर के भारत का संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची में बनाई गई है। इस शब्द का इतना दर्शन है कि इसकी व्याख्या करने में काफी लंबे समय भी लग सकते हैं, फिर भी अधूरा शब्द बन जाएगा। लेकिन इसकी एक सामान्य भाषा में इसे हम कैसे समझते हैं प्रस्तावना को, जरा देखिए। प्रस्तावना को हम, ये मुख्य तत्व ये है: संविधान का स्रोत नंबर 1, दूसरा संविधान का स्वरूप, तीसरा संविधान का उद्देश्य और चौथा है स्वीकृति एवं क्रियान्वयन। ये 4 पार्ट में इस प्रस्तावना को हम बांट लेते हैं। संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। इसीलिए जनता की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भारत के संविधान को स्वीकार करे और संविधान के निहित आदर्श तत्वों को स्वीकार करके उसकी भावना के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आदर्श तत्व को स्वीकार करें। प्रस्तावना के सारे तत्व आदर्श मूलक है। जब इसकी एक ही शब्द की गरिमा की रक्षा हो जाती है तो भारतीय संविधान कहीं न कहीं वहां पर अपने पूर्ण प्रभाव दिखती हुई आ रही है। संविधान का स्रोत क्या है? जनता। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ने ही संविधान सभा को बनाया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में संविधान सभा को परिभाषित करते हुए कहा था कि वह सभा जो संविधान बनाती है और विधिवत संविधान में संशोधन या परिवर्तन लाती है। तो ये जनता का प्रतिनिधि है। तो जनता के प्रतिनिधि आज भी हमारे संसद तक पहुंचते हैं। यह जो हमारी संविधान सभा था, उस समय तो भंग हो गया, खत्म हो गया। फिर वो नया जनादेश में संसद गठन हुआ, आज वही संसद उसका स्थान ले लिया। इसलिए आज संविधान सभा के रूप में संसद कार्य करती है। इसलिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के भीतर संसद को सर्वोच्च माना जाता है सरकार के 3 अंगों में। सॉवरेनिटी संविधान में निहित होती है। तो ये स्रोत जनता है। जनता जैसे जिसकी सरकार बनाती है, ये संविधान देती है, उस संविधान के हिसाब से कार्य करना होता है। इसी संविधान के अनुसार से शासन चलाने का जब राजनीतिक दल एजेंडा बनाते हैं तो प्रस्तावना में निहित शब्दों के आधार पर भी हमें मत देने का अधिकार रखता है। देश में जीवन जीने का आधार भी हमारा प्रस्तावना ही है। तो पहला पीटी क्वेश्चन, संविधान का स्रोत क्या है? तो जनता है। जनता जैसी प्रतिनिधि को चुन करके भेजी या चुन
सोचकर ही संविधान को बनाया और जनता का प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य थे कि संविधान सभा का, लेकिन जो निर्वाचन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन थी, इसलिए जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन तरीका से निर्वाचन हुआ था। संविधान का स्वरूप क्या है? ये संविधान के स्वरूप को ये 5 भाग में हम ये बांटते हैं और यही 5 क्रमशः पीटी में पूछा भी गया है। ये यूपीएससी से लेके भारत के तमाम पीसीएस में पूछी गई क्वेश्चन के साथ साथ सीनियर ग्रेजुएट लेवल एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि यह 5 पार्ट कौन कौन है। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, ये क्रम सीरियल रहना चाहिए। संपूर्ण, बहुत संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यदि इसके स्वरूपों को वर्णन हम करते हैं कि भारतीय संविधान का ये व्यवस्था की कैसी स्वरूप है, तो संपूर्ण, बहुत संपन्न ये मेरी स्वरूप है कि भारतीय राज क्षेत्र के भीतर में भारत सरकार को एक ऐसे शक्ति संपन्न सरकार के रूप में, संप्रभु सरकार के रूप में संविधान स्थापित करती है कि इसके ऊपर या इसके समानांतर में दूसरी सत्ता नहीं हो सकती है, इसलिए इसके समानांतर सत्ता भी प्राप्त नहीं करेगा। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में पुलवामा की कांड हुआ था, इस कांड में भारत सरकार प्रत्युत्तर जवाब देगी क्योंकि हमारी सॉवरेंटी पर हमला है। यदि हम अपनी जनता को शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उसके दुश्मन को फिर स्थान देने, पनाह देने का अधिकार किसी का नहीं होता है, और जो इस प्रकार का कार्य करता है उसकी सजा देने का अधिकार भी हमारी भारत सरकार को है। सिर्फ भारत सरकार ही अपने आप को इस शक्ति का इस्तेमाल करती है कि भारतीय सीमा के भीतर में दूसरी कोई समानांतर सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकती है। आस्टीन की समृद्धता सिद्धांत के अनुसार समृद्धता 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य, और आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हम स्वतंत्र हैं। कोई मुझे शक्तियां बाध्य नहीं कर सकती है किसी नीति को पालन करने के लिए या व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। समाजवादी सोशलिज्म, उत्पादन और वितरण पर समान अधिकार होना चाहिए, धर्म, जाति, मूल्य, वंश पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विविधता जो हमारे समाज के भीतर थी वो खत्म हो गई है, और जितने भी राष्ट्रीय संपत्ति हैं, संपत्ति का जितने भी व्यवस्थाएं हैं, वो सभी का समान अधिकार होता है, समान वितरण होता है। तो उत्पादन और वितरण पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष, भारत एक सेक्युलर देश है, राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता है यहाँ। यह सभी पंथ के अनुसार, पंथ को अपने अपने हिसाब से धर्म को पालन करने का अधिकार है, और सभी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म को पालन कर सकता है। भारत एक सेक्युलर देश है। लोकतंत्रात्मक, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब पद्धतित्मक मतलब चलाता है। जनता के प्रतिनिधि के द्वारा भारत का शासन चलता है, इसलिए भारत की शासन जनता के अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलती है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से हमारी सरकार की गठन जनता के जनादेश से होता है। ये तमाम चीजों में देखिए कि सारी शक्तियां का स्रोत कौन हो रहा है? ये जनता हो रहा है। एक शब्द आ गया गणराज। गण मतलब समूह, देश मतलब राज मतलब देश। समूह के देश को गणराज कहते हैं। चीफ ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड, यानी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इसको हम गणराज्य कहते हैं। अब संविधान का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य में न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र। यदि इसको मूल भाव को आप देखिए तो न्याय यदि इस राज्य में नहीं होगा, वह डाकुओं का झुंड हो जाएगा, असामाजिक प्रवृत्तियां आ जाएगी। स्वतंत्रता जो है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा है। तो न्याय 3 है, स्वतंत्रता 5 है, समता 2 है। ये व्यवस्थाएं देखा जाए तो स्वतंत्रता और क्षमता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। न्याय है तो इस सभी बराबर व्यवस्थाओं में होना चाहिए। आर्थिक न्याय से ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। समाज में मुझे जीवन जीने का हक मिले, धर्म, जाति, मूल्य, वंश में भेदभाव नहीं हो, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की समाप्ति कर दी गई है। उत्पादन वितरण के साधन पर सबका समान अधिकार दे दिया गया है। ये हमारा सामाजिक अधिकार होता है और इस सामाजिक न्याय है। इस न्याय को स्थापित किया जाए। आर्थिक में जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने स्वेच्छा से, क्षमता से जीविकोपार्जन का अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। लोक नियोजन में समान अवसर व्यवहार की जाती है। तो आर्थिक न्याय से ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। किसी न्याय की प्रधानता पहले दिया जाए तो प्रधानता आर्थिक न्याय की, उसके बाद सामाजिक न्याय की, तब राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय जो होता है, राज्य की ओर से वोट देने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट देने का अधिकार है। यदि हम एक व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको 2 वोट देने का अधिकार देते हैं, तो ये न्याय की व्यवस्था चरमराएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार भी संविधान कर रही है। तो ये सबका समान अवसर की बात होगी नहीं हो पाएगी, इसलिए 1 ही वोट देने का अधिकार रखा गया। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। विचार अभिव्यक्ति, जो आर्टिकल 19(1) के मौलिक अधिकार के रूप में है। प्रति व्यक्ति को अपना विचार देने का अधिकार है, विचार रखने का अधिकार है, और अभिव्यक्ति वो बोले। उसके बाद विश्वास, ये फेथ हो कि हम भारत जैसे देश में, हमारी शासन व्यवस्था में मेरा भी हक है और हमें प्राप्ति होगी। धर्म, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हमें है। और उपासना का है कि पूर्व की रीति से
जो हम वर्तमान को भी हम स्वीकार करते हैं, तो ये हमारी उपवासना है, और उपवासना के द्वारा हम इस व्यवस्था को समता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। समता दो है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, और सभी को समान अवसर दिया जाएगा ताकि सबका समान व्यवहार हो सके। व्यक्ति गरिमा, यदि व्यक्ति को गरिमा के हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, गरिमा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में उसे जाने का अधिकार है और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र में, राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता, बंधुता, ये तीनों ही एक ऐसा व्यवहार है, किसी व्यवहार से हमारा राष्ट्रीय व्यवस्था सुरक्षित हो सकता है, राष्ट्रवाद बने। और राष्ट्रवाद के अलावा दूसरा कुछ भी भावना का विकास नहीं। राष्ट्र प्रथम सेवा है, राष्ट्र प्रथम व्यवस्था है। इसी के अनुसार ही यह देश एकता और अखंडता के साथ ही रह सकता है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद ये स्वीकृति 26 नवंबर 1949 मिति भारतीय पंचांग के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 26 संवत 2006 विक्रमी को संविधान को तत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद संविधान जब रास्ते पर आगे चली, तो यहाँ पर बहुत कुछ बात आने लगी। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है व नहीं है, यह भी एक सवाल खड़ा हुआ। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस संदर्भ में यदि हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, पहले उन्हें बेरुवारीवाद में कहा। बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, बेरुवारीवाद यानी बनाम भारत संघ था 1960 में। इस विवाद में कहा सीधा सीधा, हालांकि बहुत सारा डिसीजन है बेरुवारीवाद में, लेकिन प्रस्तावना के संदर्भ में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं है। जब ये कहा कि नहीं है, तो कहा कि ये वैसे मूल भाव है लेकिन भाग नहीं है। लेकिन जब समय का अंतराल का रास्ता सफर किया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य में, हालांकि एक बहुत बड़ा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की सबसे लंबी बैठक है, सबसे लंबी निर्णय है। इसमें उन्होंने कहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 63 दिन इस संविधान सर्वोच्च न्यायालय बैठी थी। इसमें से और 13 सदस्य खंडपीठ थी, सबसे बड़ी खंडपीठ इसी में है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भाग है। जब ये भाग है, तो भारतीय संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रस्तावना जब भाग है, तो प्रत्येक भाग में अमेंडमेंट करने का अधिकार अनुच्छेद 368(4) के तहत संसद को अधिकार दे दिया गया। इसमें कहा गया 42वां संविधान संशोधन 76 के तहत इस भाग के तहत ये स्वीकार किया, और संसद ने इसमें 3 चीज को जोड़ दिया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 चीज जुड़ गया। ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संसद ने जोड़ा। इस प्रकार से संसद भी जब स्वीकार कर लिया कि संविधान का भाग है, तो भाग है, तो 3 संशोधन, 3 विषय वस्तु को इसमें जोड़ दिया। अब तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया इंदिरा गांधी की सरकार, जो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह 42वां संविधान संशोधन 1976 को पारित किया था। इस आधार पर संसद उसको स्वीकार कर लेती है। तो प्रस्तावना का न्यायवाद क्या है? तो न्यायवाद यही है, इस न्यायवाद का आधार पर इसकी जजमेंट दी गई। फिर LIC वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस पर हमारे बहुत सारे विद्वानों ने संविधान सभा से लेकर वर्तमान तक यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये संविधान का आत्मा है, सारांश है, संविधान की कुंजी है। के मुंशी ने कहा था कि यह जन्म कुंडली है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। वहीं पालकी वाला साहब का कहना था यह प्रस्तावना संविधान का परिचय है। यदि इतनी सारी बातों को ध्यान में रख लीजिए तो ये बात पूरी आ जाती है। लेकिन इस बात के बाद भी एक थोड़ा सा ये हमारा पर्सनली मानना था कि प्रस्तावना का भाग यदि है, जैसे केशवानंद भारती में कहा, तो भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। इस प्रकार से भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान का वर्णन भाग की गई है।
लेकिन गणितीय अंकों की शुरुआत 0 से होता है। तो प्रस्तावना इसी 0 शून्य भाग में है। शून्य का मतलब ये दर्शन का विभाग है। प्रस्तावना संविधान का कैसे दर्शन है, कैसे दार्शनिकता को दर्शाता है। प्रस्तावना संविधान का भाग शून्य है। शून्य के बाद ही 1 2 3 4 ऐसे होता है जो 22 भाग तक गया है। यह आत्मा है और प्रत्येक व्यवस्थाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना एक ऐसी उद्धृत तत्व है जहां हमारा दंड संहिता कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है, संविधान क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रस्तावना क्लियर कर देगा, क्योंकि वह दार्शनिक बिंदु से इसको समझा जा सकता है। ये आदर्श मूलक तथ्य पर आधारित है।